जो सरकार को मूल काम दिया गया था, शिक्षा और स्वास्थ्य, उससे ही सरकार ने हाथ खींच लिए हैं और सरकार ठेके देने में लग गई है कि तुम मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें ठेका दूंगा। ये धंधे में सरकारें सब उतर गई है। तो हम लोगों ने रखा है कि शिक्षा और चिकित्सा में दिया जाने वाला बजट दोगुना किया जाएगा, यानी आज का जो बजट है उससे दोगुना शिक्षा और स्वास्थ्य पे खर्च किया जाएगा। सनातन वैदिक शिक्षा बोर्ड का गठन किया जाएगा। अनुच्छेद 30 को संशोधित कर हिंदुओं को भी अपने स्वायत्त शिक्षण संस्थान स्थापित एवं संचालित करने का मौलिक अधिकार मिलेगा। ये भारत में पहली बार होगा कि हिंदू अपने शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं। एक वैदिक शिक्षा बोर्ड होगा, आप रामायण महाभारत गीता पढ़ा सकते हो और वैदिक शिक्षा बोर्ड वाले भी यूपीएससी फाइट करेंगे, वैदिक शिक्षा बोर्ड वाले भी आईटी फाइट करेंगे, आईएम में जाएंगे। वही होगा जैसे एनसीईआरटी में आप पढ़ रहे हो, उस तरह की व्यवस्था वैदिक शिक्षा बोर्ड की। और जो हिंदू शिक्षण संस्थान खोलना चाहते हैं उनके लिए मौलिक अधिकार में जो है अनुच्छेद 30 को संशोधित करेंगे। मातृभाषा में शिक्षा को प्राथमिकता देंगे। हमारी आधी उम्र तो अंग्रेजी सीखने में बीत जाती है। जब रसिया विकसित हो सकता है अपनी मातृभाषा में, फ्रांस विकसित हो सकता है मातृभाषा में, जर्मनी विकसित हो सकता है मातृभाषा में, ऑस्ट्रेलिया विकसित हो सकता है मातृभाषा में, यूके विकसित हो गया मातृभाषा में, अमेरिका विकसित हो गया मातृभाषा में, तो हमारे ही पैर में हर्डल क्यों? तो मातृभाषा में सभी प्राथमिक उच्च शिक्षा, यानी आपके तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, बांग्ला, हिंदी, उड़िया, जितने भी हैं भाषा हमारे, उन सब में मातृभाषा में उच्च शिक्षा की पढ़ाई भी उपलब्ध कराई जाएगी। और कक्षा 10 तक संस्कृत अनिवार्य होगी। ये जो बीच में फ्रेंच, जर्मन घुसेड़ देते हैं वो सब बंद। संस्कृत 10वीं कक्षा तक सबको पढ़ना अनिवार्य है, ताकि आप अपने मूल, हमारे साउथ की भाषा भी बहुत कुछ संस्कृत से मिलती जुलती है, वहां से निकली है। मूल जो है वो भाषा के विकास में संस्कृत का बड़ा योगदान है। 10वीं तक तो संस्कृत सबको ही पढ़ना होगा। बीच में जो विकल्प लेके फ्रेंच, जर्मन लेने का, वो विकल्प खत्म किया जाएगा। एनसीईआरटी की सभी पुस्तकों का पुनः निरीक्षण तथा भारतीय इतिहास का पुनर्लेखन किया जाएगा। सभी एनसीईआरटी में का जो है पुनः निरीक्षण करेंगे हम कि उनके जो भी फर्जी इतिहास चल रहे हैं वो बंद कराए जाएंगे और इतिहास का पुनर्लेखन कराएंगे। हम इस सरकार के मंत्री की तरह दावा नहीं करेंगे कि हमने इतिहास में एक भी पन्ने नहीं बदले हैं। हम इतिहास बदल देंगे, ओरिजिनल इतिहास दिखाएंगे। और ओरिजिनल इतिहास भगदत्त जैसे जी ने लिख रखा है, वैदिक इतिहास लिख रखा है, लेकिन वो लागू नहीं होता। तो हम इतिहास का पुनर्लेखन कराएंगे। संविधान में हम लोग, जैसे ये चैप्टर मैं पढ़ लेता हूं तो इसके बाद आप कमल जी पढ़ लेना, तो हम दोनों को थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा। फिर मैं उसमें आपसे क्वेश्चन पूछ लूंगा, इसमें आप पूछ लेना। तो जी, संविधान में संशोधन कर पूरे देश में एक समान शिक्षा प्रणाली लागू होगी। एक देश एक समान शिक्षा प्रणाली, कोई कुछ पढ़ रहा है, कोई कुछ पढ़ रहा है, और इससे मदरसा शिक्षा प्रणाली पूरी तरह से समाप्त करेंगे। हम धोखा नहीं देंगे योगी सरकार की तरह कि मदरसों को बंद करेंगे और पता चला 450 करोड़ का जो है उनको सब्सिडीज दी जा रही है। और हम धोखा नहीं देंगे हेमंत बिश्व शर्मा की तरह कि मदरसा पर से इससे बोर्ड लगा हटा के स्कूल लिख दिया और अंदर मदरसा चल रहा है। हम मदरसा शिक्षा प्रणाली ही खत्म कर देंगे पूरी तरह से। और कोचिंग शिक्षा प्रणाली को भी हतोत्साही करेंगे। आज मैं देखता हूं 11-12 में बच्चे स्कूल में उनका एनरोलमेंट है, स्कूल नहीं जा रहे हैं और वो कोचिंग में पढ़ रहे हैं। ये कौन सी व्यवस्था हम लोगों ने खड़ी कर दी? बच्चा का खेलना खत्म हो गया, सारे विषय वो 3 पीसीएम पढ़ रहे हैं, बाकी विषय उनका 0 हो रहा है। क्यों? आईआईटी तैयारी करना है, किसी को ये करना है। तो कोचिंग शिक्षा प्रणाली को हतोत्साहित करेंगे। कोटा आप देख रहे हैं कितने बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, कोचिंग शिक्षा प्रणाली पूरा फैलती जा रही है। तो मूल शिक्षा प्रणाली खत्म हो रही है, तो उसको हतोत्साहित करेंगे और मदरसा शिक्षा को पूरा नष्ट खत्म करेंगे। सरकारी स्कूलों में निजी स्कूलों के स्तर की शिक्षा निःशुल्क मिलेगी। निजी स्कूल के स्तर की शिक्षा की ये व्यवस्था हो कि जैसे आज एम्स में इलाज कराने के लिए बड़े लोग भी मरते हैं, उस स्तर से सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए बड़े लोग के बच्चे और बड़े लोग लालायित हो कि वहां उस स्तर की शिक्षा है। और जब उस स्तर की शिक्षा देंगे तब ओरिजिनल कंपटीशन होगा जो है आपको, वरना अभी कंपटीशन नहीं हो रहा। और अभी शिक्षा, सरकारी स्कूलों की शिक्षा को खत्म करके प्राइवेट स्कूलों की शिक्षा को बढ़ा रही है सरकार की योजनाएं। लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के तर्ज पर शिक्षक भर्ती आयोग का गठन करेंगे। शिक्षक को
के सम्मान को राष्ट्र निर्माता के रूप में स्थापित किया जाएगा। आज शिक्षक ठेका पे रहता है, शिक्षक की कोई गरिमा नहीं रह गई। शिक्षक के लिए जो गुरुजी शब्द जैसे हम लोग बीएचयू में पढ़े हैं, जो हमारा जो सिर झुकता था वो पूरी व्यवस्था खत्म, शिक्षक को ठेका प्रणाली पे बना दिया गया है। तो शिक्षक के लिए शिक्षक भर्ती आयोग नेशनल लेवल पे गठित किया जाएगा, जिसके थ्रू शिक्षक की भर्ती होगी और उनको राष्ट्र निर्माता के रूप में उनको सम्मानित किया जाएगा, उस स्तर पे उनको लाया जाएगा। आज शिक्षक का कोई सम्मान नहीं होता। शिक्षा में ठेका प्रणाली पूरी तरह से बंद होगी, सभी शिक्षकों को अस्थायी नौकरी देंगे, कोई भी शिक्षक ठेके पे नहीं रहेगा। शिक्षकों को अस्थायी नौकरी, क्योंकि जब तक राष्ट्र निर्माता ही अपने परिवार से अपने पारिवारिक दायित्वों से मुक्त नहीं है, वो कभी राष्ट्र का निर्माण नहीं करेगा। और ये हमने लिया है कहां से? पुराणों से लिया है। जब समुद्र मंथन में वशिष्ठ जी को कामधेनु गाय दिया विष्णु जी ने कि ये जब तक अपने परिवार के दायित्व से मुक्त नहीं होंगे, ये राष्ट्र के लिए शिक्षा को, धर्म को कैसे विकसित करेंगे। तो शिक्षा में ठेका प्रणाली भारत की सनातन व्यवस्था के प्रतिकूल है। इसको हम खत्म करेंगे, अस्थायी नौकरी देंगे। सरकारी स्कूलों और सरकारी विश्वविद्यालयों के शिक्षा और आधारभूत संरचना के स्तर में विश्व स्तर पे हम बदलाव लाएंगे। मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई में डोनेशन को पूर्ण रूप से बंद किया जाएगा। लोग अपना घर बार जमीन बेच बेच के इसको ऐसे कर रहे हैं और पढ़ाई को मातृभाषा में प्रोत्साहित करेंगे। डोनेशन प्रणाली पूरा बंद करेंगे। आप एक शिक्षा से आप एक एग्जाम से आ रहे हैं और उसके आधार पे अगर आपका सीट खाली है तो आप देंगे। डोनेशन देकर भाड़ा जा रहा है और जिसके कारण लोगों के घर बार जमीन तक बिक रहे हैं। आज इस भारत में मानवी की लेने वालों का कोई सम्मान नहीं करता। आर्ट लेके पढ़ रहे हो, अमेरिका का पूरा हार्वर्ड पूरी दुनिया की पॉलिसी बनाता है, ऑक्सफोर्ड पूरा पॉलिसी बनाता है, और हमारे यहाँ आर्ट लेकर पढ़ोगे, माँ बाप भी हिकारत की नजर से देखते हैं। जो भी आर्ट लेकर पढ़ रहे हैं, इतिहास, ज्योग्राफी, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, उनको पहली बार कोई पार्टी सम्मान देने जा रही है और मानविकी की पढ़ाई को विश्व स्तर का बनाएंगे। हमें भी अपने पूरे जो नैरेशन वार है उसमें ये सबसे बड़ी भूमिका अदा है, जिसको खत्म किया गया है। हम भी उस नैरेशन वार में अमेरिका और ब्रिटेन को अपने स्तर से मात देंगे और मानविकी से मौलिक विषय पर पीएचडी करने वाले, जो मौलिक विषय से टेप के नहीं, उनको सिविल सर्विसेज में सिर्फ एक परीक्षा के आधार पर भर्ती है। अभी सिविल सर्विसेज में 3 परीक्षाएं होती है। बनाया गया था सिविल सर्विसेज इनके लिए, पर उसमें तो सब आते हैं, डॉक्टर सब। अगर ये इस तरह का ओरिजिनल शोध मतलब जो बदलाव लाने वाला शोध, कट पेस्ट नहीं, उसको सिर्फ एक परीक्षा के आधार पे उनको सिविल सेवा में सीधे भर्ती, यानी कि आपको न प्रीलिम्स देना होगा न मेंस देना होगा, इंटरव्यू, और आप अपने पीएचडी के आधार पे ही आपका इंटरव्यू और आप सिविल सर्विसेज में आएंगे। ये पहली बार, मैं बार बार कहता रहा हूं कि मानविकी को लेकर ब्रिटेन और अमेरिका ने अपनी पूरा एजेंडा थोप दिया विश्व पे, और हम हमारे माँ बाप ही गाली देते रहे। आर्ट लेकर पढ़ रहे हो, आर्ट को उस लेवल में बनाया जाएगा जब भारत का इतिहास पढ़ाया जाएगा, भारत का समाजशास्त्र पढ़ाया जाएगा, कि वो ब्रिटेन और अमेरिका के पूरे जो फर्जी एजेंडा उसको 5 से 10 साल में समाप्त कर दे और वो सीधे पॉलिसी मेकिंग में आ सके। प्रतिभा पलायन को रोकने के लिए योजनाएं लाएंगे। ब्रेन ड्रेन को रोकने के लिए सरकारी संस्थानों से निकलने वाले छात्रों को दूसरे देशों में स्थानांतरित होने से पहले कम से कम 3 वर्ष आपको, जब आपकी सरकार, आपकी देश का संसाधन आप पे पैसे लगा रहा है, आपको पढ़ा रहा है, तो कम से कम 3 वर्ष आप देश में सेवा दीजिए, फिर आप बाहर जाइए। आप IIT कर लेते हैं और चले जाते हैं, आप मेडिकल करते हैं और चले जाते हैं, तो आपके पर पढ़ाई पे, संसाधन पे खर्च हुआ है, देश का खर्च हुआ है। आप 3 साल अपना रिसीविंग चुकाइए, ये भी हमने सनातन से लिया है कि अपना रिसीविंग चुकाइए और जाइए अपने अच्छे करियर के लिए। अगर आप चाहते हैं बाहर जाना, रिसीविंग लेकिन यहां चुकाना होगा, क्योंकि असंख्य लोगों के परिश्रम का पैसा आपकी पढ़ाई पे लगाया गया है। भारतीय मौलिक चिंतन को प्रोत्साहन दिया जाएगा तथा उस पर शोध करने के लिए एक अंतर विश्वविद्यालय केंद्र स्थापित करेंगे। भारतीय कला और साहित्य को प्रोत्साहित करेंगे। जो मौलिक भारतीय चिंतन है, सनातन चिंतन, वो इंटरेस्ट जो अंतर विश्वविद्यालय केंद्र होगा, ताकि रिसर्च आपस में, हमारे विज्ञान, हमारे सनातन धर्म, हमारी सभ्यता को लेकर रिसर्च हो और उसको प्रोत्साहित करेंगे हम लोग। निजी अस्पताल में जो, अब स्वास्थ्य पे आते हैं शिक्षा के बाद, निजी अस्पताल में जो 25% गरीबों का निःशुल्क इलाज की अनिवार्यता है, वो आज नहीं लागू हो रहा है, उसको सख्ती से लागू कराया जाएगा। क्योंकि अस्पतालों को जमीन सरकार ने
1 रुपए में, यहाँ जो अपोलो है उसको 1 रुपए में मिला था, इस शर्त पे कि आप 25% गरीबों का इलाज करेंगे। लेकिन आज गरीबों का इलाज नहीं होता तो उसको सख्ती से लागू किया जाएगा, नहीं तो आज के रेट में अस्पताल सरकार के खजाने में वो पैसा जमा कर दें और अपना जैसे इलाज चलाना है कि चलाएं। आज के रेट में उनको वो जमीन का कीमत सरकार के खजाने में डालने होंगे, वरना 25% लोगों का, गरीबों का इलाज उनको मुफ्त करना ही होगा, यह अनिवार्य शर्त होगा। सरकारी अस्पतालों को निजी अस्पताल के समक्ष खड़ा करेंगे। उस स्तर का आज भी सरकार, आज भी आप इलाज के लिए एम्स, सफदरजंग, राम मनोहर लोहिया उस स्तर में है। इस स्तर के अस्पताल पूरे देश में होने चाहिए। आयुष्मान भारत का जो दायरा है 5 लाख से उसको 25 लाख तक ले जाएंगे और इसमें सारे जो भ्रष्टाचार हुए हैं उसकी जांच कराई जाएगी, उसको समाप्त किया जाएगा। जो 3 नंबर पे 10 लाख लोगों को जोड़ा गया वो समाप्त कराएंगे और प्रत्येक भारतीय परिवार के पास होना चाहिए। ये लाल कार्ड पीला कार्ड खत्म, भारतीय एक है, इलाज की व्यवस्था एक जो है, सबको इलाज चाहिए। 25 लाख का जो है आयुष्मान भारत के कार्ड में, जैसे इंश्योरेंस आपको एक सरकारी इंश्योरेंस पूरे रसिया अलग अलग देशों में है, उस तरह सबसे पूरे भारतीय परिवार को इससे जोड़ा जाएगा। भारतीय आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देते हुए आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को विश्व स्तरीय बनाएंगे और एलोपैथी के साथ सभी वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों का एकीकरण किया जाएगा, ताकि कोई चीज एलोपैथी में इलाज नहीं है तो वहीं अस्पताल में व्यवस्था की गई थी, लेकिन ये सिर्फ दिखावे की थी। तो आयुर्वेद को हम मजबूत बनाएंगे। कोरोना काल में आपने देख लिया, जब हमारे भारत में 3-3.5 लाख लोग इसके शिकार हुए, अमेरिका में 50 लाख हो गए तो WHO की आंखें खुली और हमारे जामनगर में वो विश्व स्तरीय आयुर्वेदिक केंद्र बनाकर कब्जा करके बैठ गया है। तो आयुर्वेद में वो क्षमता है कि उसको हम विश्व स्तर पर ले जाएंगे और एलोपैथ के साथ होलिस्टिक मेडिसिन अप्रोच को लागू करेंगे, ताकि अगर इसमें इस बीमारी का इलाज नहीं है तो लोग इसमें कराए, वो पूरी व्यवस्था को हम एकीकृत करेंगे। आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के शोध में अधिक बजट देंगे और वो भी गौ आधारित औषधि, गौ आधारित औषधियों के निर्माण पर बजट अधिक खर्च किया जाएगा। ये भी हमने अपने सनातन वेद पुराण से लिए हैं। तो आज विदेश में गाय से गले लगकर वो पैसा लोग भर रहे हैं, गाय से गले लगकर बीमारी ठीक हो रही है और हमने अपनी गौ माता को ऐसे छोड़ दिया, कटने के लिए छोड़ दिया है। हर ग्राम पंचायत में प्राथमिक चिकित्सालय खोलकर वहां अस्थायी मेडिकल स्टाफ की नियुक्ति होगी। हर ग्राम पंचायत में, हमारे गांव में प्राथमिक चिकित्सालय कब खुला? कोई डॉक्टर नहीं है, उसमें घास पैदा हो रही है, वो पूरा बंजर हो चुका है, उसको पूरा पुनर्जीवित किया जाएगा ताकि लोगों को एम्स ना भागना पड़े, गांव में उनको वो इलाज मिल जाए। बेसिक इलाज जो है गांव में मिल जाए, सर्जरी के लिए वो बाहर, बेसिक इलाज के लिए लोग सर्दी जुकाम तक के लिए दिल्ली की यात्रा करवा रहे हैं, तो ये खत्म किया जाएगा। MBBS MD डॉक्टरों के लिए गांव में 1 साल सेवा देना अनिवार्य होगा। आप ऋषि ऋण चुकाइए और अपने करियर आप अमेरिका में बनाना चाहते हैं जाइए, पर आपके पढ़ाई पर जो खर्च किया गया है भारत में, उसको आप ऋषि ऋण के रूप में 1 साल में गांव में अपनी फ्री सेवा देकर उसको चुकाइए। डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कानून लाएंगे। और आज डॉक्टरों को और मेडिकल स्टाफ को बहुत सारे गुंडा तत्वों से जूझना पड़ता है, उनकी सुरक्षा नहीं है। मैं हेल्थ रिपोर्टर रहा हूं, अस्पताल में उन पे हमले होते हैं। डॉक्टर को भगवान कहा गया, अगर उनकी सुरक्षा आप नहीं करोगे वो कभी ढंग से आपका इलाज नहीं कर पाएंगे। तो डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी एक स्पेशल कानून लाएंगे ताकि उन पर हमला ना हो, उनको किसी हमले का शिकार ना होना पड़े। अब मैं चाहूंगा चौथा जो चैप्टर है वो कमल जी का फेवरेट विषय है, तो कमल जी इस पे चलेंगे आगे। नहीं, ये आप ही पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, आप ज्यादा प्रभावशाली ढंग से बोलेंगे। लेकिन उससे पहले मैं 2 बातें रख दूं। देखिए, पहले तो ये है कि इसको शिक्षा और स्वास्थ्य ये एक साथ रखा गया है। ये एक साथ इसलिए रखा गया है क्योंकि आप हमारे बच्चों की शिक्षा और हमारे परिवार का स्वास्थ्य, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। परिवार के स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण लोगों के घर बिक जाते हैं, लोगों की जमीनें बिक जाती हैं। और दूसरा जो होता है वो होता है कि बच्चों की शिक्षा के कारण भी ऐसा ही होता है। आज की शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि अगर किसी को अच्छे इंस्टीट्यूट, प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ाना पड़े तो गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर पाता, भले ही बच्चा कितना भी लायक क्यों ना हो। तो ये आपके शिक्षा और स्वास्थ्य, बच्चों की शिक्षा और परिवार का स्वास्थ्य, अगर ये दोनों चीजें सरकार उच्च स्तरीय ढंग से हैंडल करे तो उसके बाद फिर परिवार को नॉर्मल खाने कमाने की चिंता रहती है। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि आप जब भी इस मैनिफेस्टो को देखें, ये मैनिफेस्टो अभी थोड़ी देर बाद शेयर किया जाएगा, तो जब भी आप इस मैनिफेस्टो को देखें तो मैनिफेस्टो को एक एक पॉइंट देखने के बजाय
पूरे मैनिफेस्टो को होलिस्टिक तरीके से देखिएगा। जैसे कि हमने ये शिक्षा की बात की, अब शिक्षा की बात की तो आगे जब आप देखेंगे गांव आधारित गांव के निर्माण का जब पॉइंट आएगा, उसमें ये एक पॉइंट ये है कि हर एक गांव में बहुत हाई लेवल के स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट तैयार किए जाएंगे, ताकि गांव से बच्चा जो है वो सीधा ओलंपिक्स के लिए तैयार हो सके, नेशनल लेवल एशियाड स्पोर्ट्स के लिए तैयार हो सके। अभी गांव में वो व्यवस्था नहीं है और गांव के ही बच्चे ज्यादातर स्पोर्ट्स में जाते हैं, तो वो भी शिक्षा का ही हिस्सा है। इसी तरह से अगर आप देखेंगे रिजर्वेशन वाला पॉइंट, मुझे संदीप जी ने और अंकुर जी ने बहुत अच्छी तरह से वो रखा है। रिजर्वेशन वाले पॉइंट में एक पॉइंट था कि 12वीं तक जो बच्चा, पहली से 12वीं तक सरकारी स्कूलों में पढ़ेगा, उसी को रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा। तो ये दोनों साइड से हमें फायदा पहुंचाएगा। एक तो ये है कि वो लोग चिन्हित हो पाएंगे जो असलियत में रिजर्वेशन के हकदार है। दूसरा, आप ये सोचिए कि रिजर्वेशन ये सरकारी स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को कितना मल्टीप्लिकेटिव तरीके से इंप्रूव करेगा। ये बहुत ही ज्यादा इन पे डिबेट होकर और बहुत ये एक बारीकी से बहुत मेटिकुलसली तैयार किया गया मैनिफेस्टो है, तो आप इसको बार बार पढ़िएगा। देखिए, जब भी हम आएंगे तो ये मैनिफेस्टो इंप्लीमेंट करेंगे और हो सकता है कि इसका और रिफाइंड रूप इंप्लीमेंट करें। इसके लिए हम सब लोगों को सेम पेज पर होना चाहिए, सारे देश के लोगों को, कि हाँ, ये मैनिफेस्टो हमें चाहिए। हमें ये नहीं चाहिए कि हमें ये आदमी चाहिए या ये बंदा नहीं चाहिए या ये बंदा चाहिए। हमें ये है कि ये मैनिफेस्टो चाहिए।